हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। इस क्लास में हम आप क्या पढ़ेंगे, जैसे कि इसके पहले की क्लास में हमने देखा था कि जो आपकी संधि है, संधि से रिलेटेड तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि जो है वो तीन प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसके पहले की क्लास में हमने स्वर संधि का जो है 2-3 पार्ट देख लिया था कि स्वर संधि में 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकारों में से सबसे पहले हमने देखा था दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं और वो उसके क्या-क्या एग्जाम्पल हैं, उसके क्या-क्या रूल्स हैं। उसके बाद देखा था गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि। इस तरीके से स्वर संधि के 3 पार्ट्स हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास तक। आज हम देखेंगे यड़ संधि, ये जो स्वर संधि का चौथा पार्ट है, चौथा भेद है यड़ संधि, और यही स्वर संधि का पांचवा भेद है आपका। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयाधि संधि, अयाधि स्वर संधि। तो इसको भी आज हम इसी क्लास में देखेंगे। आज जो संधि का चैप्टर है हम प्रयास करेंगे कि वो चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं तो थोड़े थोड़े करके ही हमने वहाँ पे देखा था। लेकिन आज हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो संधि का ये चैप्टर है, जो संधि वाला चैप्टर है, चाहे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और स्वर संधि, यहाँ से जो छूटा हुआ है वो सभी यहाँ पे आज क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यड़ संधि, यड़ संधि में जब ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो उसका परिवर्तन य में हो जाएगा। वहीं अगर ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा, कोई भी अन्य स्वर आएगा, तो उसका ऊ और बड़ी ऊ का परिवर्तन व में हो जाएगा। इसी प्रकार री के बाद जब कोई अन्य स्वर आएगा तो उसका परिवर्तन र में हो जाएगा। यड़ संधि की यही रूल्स है, यही नियम है कि जब ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो परिवर्तन य में होगा। जब ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो उसका परिवर्तन व में होगा। उसी प्रकार जब री के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो उसका परिवर्तन र में होगा। यड़ संधि को पहचानने की एक ट्रिक है कि जब शब्द का पहला या फिर दूसरा वर्ण आधा हो, जब भी आपको शब्द का पहला या फिर दूसरा वर्ण आधा दिखे तथा उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो, वहाँ पर यड़ संधि होती है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन में हमारे 4 वर्ण आते हैं, जो कि य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के 4 वर्ण हैं। तो यड़ संधि को पहचानने की यही ट्रिक है कि जब पहला या फिर दूसरा वर्ण आधा दिखे और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, र, ल, व आपको दिखे तो वहाँ पे आप आराम से यड़ संधि लगा सकते हैं। ये यड़ संधि को पहचानने की ट्रिक है, बाकी नियम आप सभी के सामने है ही। यहाँ पे ई के बाद जब अ आएगा तो उसका परिवर्तन य में हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर आए, जैसे अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, तो उसका परिवर्तन य में होगा। जैसे यदि यहाँ पर य प्लस द, यहाँ पर य पूरा है और द आधा प्लस इसमें है छोटी ई और यहाँ से है आगे से अ, यहाँ से छोटी ई और अ मिलकर य में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार यदि प्लस अपि, यद्यपि, वि प्लस अवसाय, व्यवसाय, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। और आगे दूसरा नियम है कि ई के बाद आ अगर आ जाए तो उसका परिवर्तन या में, क्योंकि ई के बाद अगर अ या फिर आ आए तो बनेगा तो आपका य ही, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा है इसलिए इसमें भी आ की मात्रा हम लगा देते हैं तो या हो जाता है। जैसे इति प्लस आदि, इत्यादि, अति प्लस आचार, अत्याचार। फिर जब ई में ऊ, ई और ऊ का मेल होता है तो यू में परिवर्तन होता है। जैसे ई में जब ऊ मिलेगा तो यहाँ से जो परिवर्तन होगा वो य तो होगा ही, क्योंकि ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो वो परिवर्तित तो य में ही होगा। लेकिन यहाँ पे ऊ आया है इसलिए इस प्रकार से ऊ इसका जो है यू में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल है ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। फिर है नी प्लस उन, न्यून, वी प्लस उह, व्यूह। आगे है जब ई के बाद ए आएगा तो उसका परिवर्तन ये में हो जाएगा। ये में यहाँ पर जो ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो यहाँ पे ए आ रहा है, जब कोई भी अन्य स्वर आएगा तो परिवर्तित य में होगा, लेकिन जो ए है इस पे की जो ए की मात्रा है वो इसी य पे चली जाएगी, इसलिए ये में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अधि प्लस एशरा, अध्येशरा, प्रति प्लस एक, प्रत्येक।
आगे है देवी प्लस ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम, सखी प्लस ऐश्वर्यम, सखैश्वर्यम, सखैश्वर्य। इसी तरीके से देवी प्लस आगमन, दिव्यागमन और मही प्लस आधार, मध्याधार। इन सभी में यड़ संधि है। आगे है ऊ के बाद जब अ आएगा तो उसका परिवर्तन व में हो जाएगा। हमने देखा था कि ऊ या फिर बड़ी ऊ के बाद जब कोई भी अन्य स्वर आए, तो उसका परिवर्तन व में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऊ के बाद अ आ रहा है तो इसका परिवर्तन व में हो जा रहा है। सु प्लस अक्ष, स्वच्छ, मनु प्लस अंतर, मनवंतर, सु प्लस आगत, स्वागत और मधुधन आलय, मध्वालय, मधु प्लस आलय, मध्वालय। उ प्लस ई मतलब उ के बाद कोई भी अन्य स्वर में, इस बार ई आ गया आपके अन्य स्वर में। यहाँ से व में तो परिवर्तित हो ही रहा था, लेकिन ई आ रहा है। ई की वजह से छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी तो ये वी बन जाएगी। तो उ अनु प्लस इत, अन्वित, गुरु प्लस ओदन, गुरुवोदन। आगे है उ प्लस वा, जो है उ और वा मिलकर वा में कन्वर्ट होंगे, वा में बदल जाएंगे। तो यहाँ से भू प्लस आदि, भवादि, वधु प्लस आगमन, वध्वागमन, पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति और मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। तो इस प्रकार से यड़ संधि जो है री के बाद र में कन्वर्ट हो रही है, री के बाद र में परिवर्तित हो रही है। आगे है री के बाद कोई भी अन्य स्वर, तो यहाँ पे इस बार ई आया है। परिवर्तन किस में हुआ? र में तो री बदल ही रहा था, लेकिन ई की वजह से छोटी री में परिवर्तित होगा। मातृ प्लस इच्छा, मातृइच्छा, पितृ प्लस इच्छा, पितृइच्छा, ली प्लस आकृति, लाकृति। तो इस प्रकार से आपकी यड़ संधि के जितने भी रूल्स थे, जितने भी नियम थे, वो सभी यहाँ पर हमने बारी बारी करके बारी बारी सभी का एग्जाम्पल देख लिया है और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखा है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं अयादि संधि। यहाँ से यड़ संधि समाप्त हुआ, यड़ स्वर संधि समाप्त हुआ। आगे चलते हैं अयादि स्वर संधि, और ये स्वर संधि का 5वां भेद है अयादि। इसका नियम है कि ए, ऐ, ओ, औ का मेल जब किसी अन्य स्वर के साथ होगा तो ये क्रमशः अय, आय, अव, आव में परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। जैसे ए, जब ए, ऐ, ओ, औ किसी भी अन्य स्वर के साथ मिलेंगे तो जो ए है उसका परिवर्तन ऐ में होता है, जो ऐ है उसका परिवर्तन आय में, और ओ का अव में तथा अव का आव में परिवर्तन होता है। अयादि संधि पहचानने की यही ट्रिक है कि शब्द के बीच में या तो व मिले या तो य मिले। जब भी शब्द के बीच में या तो य मिले या तो व मिले आए तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। और इसके पहले यड़ संधि की ट्रिक क्या थी? यड़ संधि में पहला या फिर दूसरा वर्ण आधा होना चाहिए तथा उसके बाद क्रमशः अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आने चाहिए। इसका उदाहरण है से प्लस अन, शयन, ने प्लस अन, नयन, गय प्लस अक, गायक। यहाँ पे ऐ की मात्रा आ गई और यहाँ पे ए की मात्रा थी, तो ए में जब अन्य स्वर मिला तो ये य में परिवर्तित हुआ, अय में परिवर्तित हुआ। इसी तरीके से जब गय को हम कैसे लिखेंगे? आधा ग प्लस ए की मात्रा प्लस अक। तो यहाँ पे जब ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो उसका परिवर्तन आय में हो गया है, इसीलिए ये गायक बना है। गय प्लस अक गायक, नय प्लस अक नायक, गय प्लस इका गायिका, पो प्लस अन पवन, फिर गो प्लस ईश गवीश, नौ प्लस ईक नवीश, भ प्लस उक भावुक, को प्लस इनी गविनी। आगे है इस तरीके से जो भी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए या फिर ऐसी एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में आने की संभावना थी, यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया है। अयादि स्वर संधि, तो यहाँ से आपका जो स्वर संधि है वो पूरा कंप्लीट हुआ। आगे है व्यंजन संधि। यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब भी जैसे किसी भी व्यंजन के आगे, मान लीजिए ये आपका कोई भी व्यंजन है और इसके आगे जब कोई भी अन्य स्वर आए या फिर कोई भी अन्य व्यंजन आए
तो जो हमारे व्यंजन में परिवर्तन होता है, व्यंजन संधि में परिवर्तन हमेशा व्यंजन में ही होता है, स्वर में परिवर्तित नहीं होता है। तो जो हमारा व्यंजन है, जैसे कभी किसी भी व्यंजन में जब कोई अन्य स्वर आके मिल जाए या फिर कोई अन्य व्यंजन आके मिल जाए, तो जो हमारा व्यंजन है उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम: यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ण का तीसरा, चौथा वर्ण या फिर स्वर या फिर अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आए तो वर्ण का पहला वर्ण क, च, ट, त, प के स्थान पर वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, छ, ज, ञ है, तो यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से जो इनका वर्ण है, तो जो पहले वर्ण हैं, जो स्पर्श व्यंजन जो है टोटल क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो यहाँ से जो पहला वाला है आपका स्पर्श व्यंजन प्रथम वर्ण, जब ये आएगा तो इसका जो परिवर्तन होगा क्रमशः अपने पंच तीसरे वाले में बदल जाएगा। जैसे कि क जो है ग में परिवर्तित होगा, च जो है ज में परिवर्तन होगा, ट का ढ में होगा और त का द में परिवर्तन, वहीं प का ब में परिवर्तन होगा। जैसे वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, यहाँ पे क आया है, वाक में क आया है और इधर से कोई भी अन्य व्यंजन जैसे कि तीसरा या फिर चौथा व्यंजन आएगा तो उसका परिवर्तन उसी के क, ख, ग यानी कि आधा ग में हो जाएगा। इस तरीके से वाक जाल, वाक प्लस जाल बराबर वाक जाल, सत प्लस आचार सदाचार, दिक प्लस अंबर दिगंबर, वाक प्लस ईश वागीश, उत प्लस घाटन उद्घाटन, जगत प्लस ईश जगदीश, दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम, प्राग प्लस ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक। यहाँ पे नोट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा कि कहीं कहीं पे आधा आधा व्यंजन आ रहा है, फिर यहाँ पे पूरा व्यंजन किस प्रकार से हो जा रहा है। तो जब नोट है कि जब व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से संधि होगा, उस समय जो आपका इन दोनों के मेल से जो आपका प्राप्त होगा वो व्यंजन ही प्राप्त होगा, और व्यंजन हमेशा बिना स्वर के बोले जाते हैं। तो जो बिना स्वर का होगा वही हमारा आधा वर्ण कहलाएगा। तो जब व्यंजन और व्यंजन की संधि होगी तो आधा वर्ण आएगा इस प्रकार से, और जब व्यंजन में स्वर से संधि होगी तो वहाँ पर पूर्ण वर्ग आएगा इस तरीके से, पूर्ण वर्ण। आगे है नियम 2, व्यंजन संधि का नियम 2 है, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के बाद कोई अनुनासिक व्यंजन जैसे म और न आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का आधा पांचवा अक्षर ये हो जाएगा। जैसे वाक प्लस मैं, यहाँ पर या तो म आए या फिर न आए, या तो म आए या तो न आए, तो उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो उसी के पंचमाक्षर में हो जाएगा। जैसे क ख ग घ अंग, तो क वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो अंग है। जब क के बाद म आया तो ये अपने जो क है वो अपने पंचमाक्षर यानी कि अंग में परिवर्तन हो गया। तो वाक प्लस मैं वाग्मय, उत प्लस मत उन्मत, षट प्लस मास षणमास, अच प्लस नाश अन्नास, उत प्लस नयन उन्नयन, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस मूलन उन्मूलन। इस प्रकार से जैसे ही ये आपका क, फिर इधर से च, जो पहले हर वर्ण के हर वर्ग का जो पहला वर्ण है, यदि उसके बाद म आएगा तो वो अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ये रूल नंबर 2 था। आगे है नियम नंबर 3, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो छ के पहले च जो है वो बढ़ जाता है। जब कोई भी स्वर आए आपकी इस साइड, जब कोई भी स्वर आएगा, ह्रस्व स्वर आए चाहे दीर्घ स्वर आए, और बाद में जब छ आएगा तो उसके आगे जब संधि होगी तो छ के आगे आधा च जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे परि प्लस छेद परिच्छेद, लक्ष्मी प्लस छेद लक्ष्मी छेद, आ प्लस छादन आच्छादन, वि प्लस छेद विच्छेद, वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया। आगे है नियम नंबर 4, यदि म के आगे अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन, यदि म के आगे इस प्रकार से म के आगे जब अंतस्थ व्यंजन
य र ल व, य र ल व या फिर ऊष्म व्यंजन श श श ह में से कोई भी एक आए तो जो म है वो अनुस्वार में बदल जाता है, जो म है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम प्लस सार, यहाँ पे जो स है श श श ऊष्म व्यंजन का वर्ण आया हुआ है, इसलिए ये जो म है वो अपने अनुस्वार में बदल जाएगा। तो सम प्लस सार संसार, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस शोधन संशोधन, सम प्लस वाद संवाद। आगे है नियम नंबर 5। यदि अ या फिर आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे स आता है तो जो स है, जो ये स है इस स में चेंज हो जाता है, यानी कि जो दंती स है वो मूर्धन्य श में चेंज हो जाता है। जैसे अभी प्लस सेक, जब भी किसी भी अ या फिर आ को छोड़कर, अ या फिर आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए तो यहाँ पे अभी में छोटी ई आई है, यहाँ से इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा भ छोटी ई, और आगे आपका स आया हुआ है तो जो ये स है इसका परिवर्तन मूर्धन्य श में हो जाएगा। इस प्रकार से अभी प्लस सेक जो है अभिषेक, वि प्लस सम विषम, नि प्लस सेध निषेध, सुम प्लस श्रुत सुषुप्त। आगे है नियम नंबर 6। श के पश्चात त या फिर थ, मूर्धन्य श के पश्चात जब त आए या फिर थ आए तो इनका परिवर्तन, अगर त आएगा तो उसका परिवर्तन ट से ट में हो जाएगा, टमाटर ट में, और यहीं अगर थ आएगा मूर्धन्य श के बाद थ आएगा तो उसका परिवर्तन ठ में हो जाएगा, ठठेरा ठ में। तो यहाँ से जो मूर्धन्य श, जैसे दुस प्लस त, यहाँ पे मूर्धन्य श के बाद त आया हुआ है तो जो त है वो आपका ठ ट में बदल जाएगा। तो इस तरीके से दुस प्लस त दुष्ट, सस सस प्लस थ षष्ठ, पुष शुष प्लस त शुष्ठ, उत्कृष्ट प्लस त उत्कृष्ट, क्योंकि जो त आ रहा है उसका परिवर्तन ट में हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे थ का परिवर्तन ठ में हुआ है। आगे है नियम नंबर 7, व्यंजन संधि का नियम नंबर 7। त के बाद यदि च छ आए, त के बाद यदि च आए या फिर छ आए उनका परिवर्तन च में ही होगा। त के बाद यदि च आए चाहे छ आए उसका परिवर्तन च में होगा। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, यहाँ पे उत यानी त के बाद च आया है तो इसका परिवर्तन जो त है उसका परिवर्तन आधा च में हो गया, बाकी यहाँ से चारण है ही। इस प्रकार से ये उ आधा च फिर चारण इस तरीके से परिवर्तित होगा। तो उत प्लस चारण उच्चारण, जगत प्लस छाया जग छाया, उत प्लस चरित्र उच्चरित्र, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, शरद प्लस चंद्र सद शरद चंद्र। आगे है रूल नंबर 8। जब त के बाद ज या फिर झ आएगा तो जो ज का परिवर्तन है वो त में हो जाएगा और जो झ का परिवर्तन है ज में हो जाएगा। मतलब जो ज है वो त में बदलेगा और जो झ है वो ज में बदलेगा। तो यहाँ से जैसे सत प्लस जन सज्जन, विपत प्लस जाल विपत जाल, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उत प्लस लास उल्लास। यहाँ पे ये नियम नंबर 9 है कि जब उ यानी त के बाद ल आएगा क्रमशः, जब भी त के बाद ल आएगा तो जो ये त है वो आधा ल में बदल जाएगा, आधा ल में बदल जाएगा त। तो यहाँ से उत प्लस लास है और ये जो त है वो आधा ल में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा टोटल उ आधा ल, और यहाँ से लास्ट जो है वो आके इसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो उल्लास। इसी तरीके से तत् प्लस लीन त के बाद ल आया तो तल्लीन, उत प्लस लेख त के बाद ल आया तो उल्लेख। आगे है यदि री र या फिर मूर्धन्य श के बाद न व्यंजन आता है तो जो न है वो ड़ में परिवर्तित हो जाता है। यदि री के बाद र आए, यदि री र श इन तीनों के बाद न आएगा, सिर्फ 3 व्यंजन के बाद यदि न आएगा तो जो न का परिवर्तन है वो ड़ में चेंज हो जाएगा, ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से विश्व प्लस नु विष्णु,
श के बाद मूर्धन्य श के बाद न आया हुआ है, इसलिए जो न का परिवर्तन है ड़ में हो गया है। तो विष प्लस नु विष्णु, प्र प्लस नयम, यहाँ पे प्र पे जैसे प प्लस र और यहाँ से अ, यहाँ से र के बाद अगर न आया है, इसलिए जो न है उसका परिवर्तन ड़ में हो गया है। प्र प्लस नय प्रणय, प्र प्लस नन प्रण, हर प्लस न हरण, कृष प्लस ना कृष्णा। इस प्रकार से ये जो व्यंजन संधि के 8 या 9 रूल्स नियम थे वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा देख लिया। यहाँ से व्यंजन संधि समाप्त हुआ। आगे है विसर्ग संधि। यदि किसी विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि में जब भी परिवर्तन होगा तो स्वर में होगा। व्यंजन संधि में जब भी परिवर्तन होगा तो हमेशा और हमेशा व्यंजन में होगा, और विसर्ग संधि में जब भी परिवर्तन होगा तो हमेशा विसर्ग में ही परिवर्तन होगा और किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जब भी विसर्ग के बाद जब भी कोई स्वर आए अथवा व्यंजन आए तो जो ये विसर्ग है ये परिवर्तित होगा या तो स्वर में या तो व्यंजन में। जैसे नियम नंबर 1 है, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो श में परिवर्तित होगा, और ट और ठ हो तो मूर्धन्य श में परिवर्तित होगा, तथा विसर्ग के बाद त और थ हो तो वो क्रमशः दंती स में परिवर्तित होगा। जैसे यहाँ पे विसर्ग के बाद यदि च या फिर छ आएगा तो तालव्य श में परिवर्तित होगा। विसर्ग के पास अगर ट या फिर ठ आए तो मूर्धन्य श में, तथा विसर्ग के पास त या फिर थ आए तो दंती स में परिवर्तित होगा। जैसे निह प्लस चय, यहाँ पे विसर्ग के पास च आया तो ये दंती श तालव्य श में परिवर्तित हुआ। तो निह प्लस च निश्चय, नमः प्लस ते नमस्ते, निह प्लस छल निश्छल, निह प्लस तार निस्तार, मरु प्लस थल मरुस्थल। आगे है नियम नंबर 2। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर अंतस्थ व्यंजन य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। कब? जब विसर्ग के पास या तो अ हो, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व हो, तो जो ये विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मनः प्लस अनुकूल मनोकूल, मनः प्लस योग मनोयोग, वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। आगे है विसर्ग संधि का तीसरा नियम। यदि विसर्ग के पहले अ या फिर आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ या बड़ी ऊ, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व में से कोई भी हो तो विसर्ग का रेफ हो जाता है, अर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे निह प्लस अर्थक निरर्थक, दुह प्लस जन दुर्जन, निह प्लस मम निर्मम, दु प्लस आत्मा दुरात्मा, दुह प्लस बल दुर्बल, दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग। जैसे यहाँ पे विसर्ग के बाद जो है न, विसर्ग के बाद या फिर अ आए या उ आए, या फिर बड़ी ऊ आए, या फिर य र ल व आए, या फिर तीसरा चौथा पांचवा जैसे ग, ये तीसरा है घ अंग, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो यह क्रमशः जो है ओ में परिवर्तित हो जाएगा। कौन? यहाँ से जो विसर्ग है विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। इसी प्रकार से निह प्लस अर्थक निरर्थक, और ये जितनी भी उदाहरण है वो इसी के हैं। नियम नंबर 2 के दुह प्लस जन दुर्जन जो है इसका परिवर्तन रेफ में हो जाता है। सॉरी, जो अगर आपका इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी तो जो विसर्ग होता है उसका परिवर्तन रेफ में हो जाएगा। ये आपका नियम नंबर 3 था। दुह प्लस आत्मा दुरात्मा, और दुह प्लस बल दुर्बल, और दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग। अब है नियम नंबर 4, विसर्ग संधि का नियम नंबर 4। यदि विसर्ग के पहले ई या फिर उ, जैसे यदि विसर्ग के पहले ई या फिर उ आए तो क ख प फ के रहने पर विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है।
जैसे यदि मान लीजिए ई या फिर ऊ है आपके विसर्ग के पहले ई या फिर ऊ है और इसके बाद यदि फ आएगा तो उसका परिवर्तन मूर्धन्य श में हो जाएगा, या फिर क या फिर ख आएगा तो उसका भी परिवर्तन मूर्धन्य श में हो जाएगा। जैसे दुह प्लस कर्म, यहाँ पे विसर्ग के पहले ऊ आया है और आधा द, यहाँ से विसर्ग के पहले ऊ आया है और विसर्ग के बाद क आया है तो इसका परिवर्तन मूर्धन्य श में हो जाएगा। तो दुह प्लस कर्म दुष्कर्म, नि प्लस फल निष्फल, नि प्लस प्राण निष्प्राण, अवि प्लस कार आविष्कार। आगे है नि प्लस रोग निरोग, नि प्लस रज नीरज, नि प्लस रस नीरस। और दूसरा नियम है कि प्रातः काल में प्रातः काल इसी तरीके से रह जाएगा, क्योंकि इसका नियम है कि जब भी विसर्ग के पहले अ आएगा और उसके बाद क्रमशः क या फिर प होगा, विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद या तो क या तो प होगा, तो उसका परिवर्तन हमेशा विसर्ग जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, जैसे का तैसा लिखा जाएगा। जैसे प्रातः में जो प्रातः यानी कि विसर्ग के पहले जो है वो त अर्थात अ आया है, त में अ मिला हुआ है और उसके बाद विसर्ग है प्लस क आया है, इसलिए जो ये विसर्ग है इसका परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। तो प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अंतः प्लस करण अंतःकरण, पव प्लस पान पवपान। इस तरीके से आपकी जो विसर्ग संधि है जितनी थी वो मैंने करा दिया। जो भी आपके इस विसर्ग संधि के रूल्स थे, नियम थे, वो सभी हमने देख लिया है। और व्यंजन संधि के टोटल 8-9 नियम थे, वो भी बारी नियम भी बताया और उसके साथ जो भी एग्जाम्पल था, जो भी उदाहरण था, सारे उदाहरण को हमने यहाँ पे देख लिया है। तो आपका जो संधि वाला चैप्टर है केवीएस के अकॉर्डिंग, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जो भी ये के ये संधि वाला चैप्टर था हिंदी में, ये वाला ख़त्म हो गया, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे समास। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, समास के बारे में, और उसका भी जो भी मेन चीज़ें रहेंगी सिर्फ हम वही देखेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न बने तो हमारे गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपके हिंदी का समास वाला चैप्टर रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक ही क्लास में जो समास है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी समाज के लिए केवल एक क्लास लेने के लिए, और एक ही क्लास में जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे या फिर नियम होंगे वो सभी मैं वहाँ पे बता दूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।